अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और जी हाँ, आज हफ्ता शुरू हो चुका है। आज मंडे था और एज एक्सपेक्टेड जो है मार्केट, जो हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट नेगेटिव रही। और जो है, क्योंकि ऑयल प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई हो चुका है, और जिसकी वजह से मार्केट में जो है ये एक मोमेंटम नज़र आया हमें। आगे क्या लग रहा है, क्योंकि एक तो ये कि अभी ये वॉर जो है ये इस वक्त कहते हैं ना, एक बहुत ही एग्रेसिव मोड पर जा चुकी है। और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ सकता है, क्योंकि अभी ही मार्केट ने एक स्टेबिलिटी ली थी। जब मार्केट ये ख़त्म, सॉरी, वॉर जब ये ख़त्म हुई थी, तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल की तरफ आना शुरू ही हुई थी, कि अचानक से अभी फिर जो है, जो MOU साइन हुआ था इस्लामाबाद में, वो जो है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है। आगे क्या इस ट्रांस रहता है, ये इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। जी हाँ। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हफीज़ साहब, जो कि CEO हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम नादिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं बिल्कुल सही, जबरदस्त। सर? वॉर दोबारा शुरू हो चुकी है एक बार फिर जो है। जो वो ऑयल है वो 79 तक तो वो जा ही चुका है। इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमारी मार्केट को ये चीज़ें बड़ी बॉदर करती हैं। क्या लग रहा है, शायद हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से जब जंग शुरू हुई फिर भी मार्केट पॉजिटिव थी। आज लेकिन नेगेटिव हो गई। क्या लग रहा है आगे, क्या मार्केट इसी तरह से रहेगी? कितना रेजिस्टेंस जो है, मार्केट जो है, इंडेक्स कितना नीचे आ सकता है? क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी होगी? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। सलामकुम। पहले तो आपकी वो वाली बात के लोगों तक शेयर करें। देखिए, हमारा तो कोई इसमें जाहिर है इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन लोगों का जिनसे आप शेयर करेंगे उनका जरूर बेनिफिट हो सकता है। मेरे प्रोग्राम से हो या किसी के भी से हो, लेकिन लोगों को बातें, जो एक्सपर्ट्स की बातें हैं या हाँ। आपके शो में मुख्तलिफ व्यूज सुनने चाहिए, और ताकि वो अपना एक व्यू फॉर्म कर सकें। तो हम्म। बहुत सारा डाटा मिलता है, तो वो एक सही डिसीजन ले सकते हैं और कई लोगों को गलत फैसलों से बचा सकते हैं। तो मैं भी आपकी बात को सपोर्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने, जो जाहिर है जिन्होंने अपना टाइम लगाया है इसमें, उनको सुने और फिर अपने फैसले करें। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच। और जो है, यही कहा जाता है कि जी, जितना आप एक्सपर्ट्स को सुनेंगे उतनी ही आपकी अवेयरनेस में, वो कहते हैं ना, आपको मजीद अवेयरनेस होगी। और जिससे आप जो इन्वेस्टमेंट के जो आपके फैसले हैं वो बेहतर हो सकेंगे, ना कि आप इधर उधर से कोई टिप विप लेकर जो है काम करें। जी सर। देखिए, एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा, किसी को कल का कुछ नहीं पता होता, लेकिन जाहिर है हाँ। हमने टाइम जरूर लगाया हुआ है इस फील्ड में। तो बिल्कुल हमारा भी एक व्यू है जो जाहिर है गलत हो सकता है, लेकिन व्यू सुन लें बिल्कुल। और शेयर करेंगे जितना, तो उतने लोग वो व्यूज सुनेंगे, उनके अपने व्यूज अच्छे बनेंगे उससे। और डेफिनेटली। सेकंड, अच्छा, आपका सवाल जो था वॉर वाला। हम्म। देखिए, हम जून में जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने ये कहा था, मेरा ये व्यू उस वक्त था कि जून गुजरने दें बस, हाँ। किसी तरह से जून गुजर जाए। फिर हमारी जुलाई के स्टार्ट में प्रोग्राम हुआ तो मैंने ये कहा कि जुलाई के 10 डेज में पेंट अप डिमांड होती है। पेंट अप डिमांड का मतलब वो डिमांड जो पहले लोग जून के वेटिंग में थे कि मैं जुलाई में परचेज करूंगा, तो जुलाई में खासकर इंस्टीट्यूशंस वगैरह के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो अपनी पोजीशंस दोबारा बिल्ड करें। तो सही। उन्होंने करी, और शुरू के 8-10 दिन का वही पैटर्न था, शुरू के 5-6 दिन का ये पैटर्न था वो। ठीक है, आखिरी 2-3 दिन में वो पैटर्न ब्रेक हो गया, कुछ न्यूज भी फिर डेवलप होना शुरू हो गई। ये कहना कि ईरान वॉर से रिलेटेड चीजें सब खत्म हो गई हैं, MOU खत्म हो गया, ये प्रॉब्लली एक इंडिकेशन देखें। एक तो इसकी नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ से मिली थी कि पाकिस्तान ने एक कार्गो जो है अपना LNG का, वो $17 के ऊपर बुक कर लिया था कतर का।
जो आमतौर पे अगर पाकिस्तान ये समझ रहा था कि चीजें बिल्कुल सही हो गई तो वो नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान तो फोर फ्रंट पे है ना इन सारे पीस टॉक्स के। तो यहाँ पे जो एक इंडिकेशन, ये जो 10-15 दिन पहले एक कार्गो वो किया होता इन्होंने, वो एक नेगेटिव इंडिकेशन जरूर थी कि ये मामलात इतने सही नहीं है। तो उसके बाद में मार्केट ने भी थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए किया क्योंकि एक लंबी पॉपुलेशन है जिसने परचेज करना था और वो नहीं कर पाए थे। तो खैर जुलाई में एक डिमांड थी। हम्म। उसके बाद जो है वो अभी, अगर हम थोड़ा सा आगे जाए ना एंड ऑफ जुलाई में, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन में एक बेस इफेक्ट की वजह से सिग्निफिकेंट ड्रॉप आना है। तो आप समझें जुलाई का जो इन्फ्लेशन है वो 9% आएगा जो अगस्त में नंबर आएगा। तो कोई भी इस वक्त माल छोड़ने को कॉशियसली देखेगा कि यार 9% इन्फ्लेशन आ गई तो फिर मैं मार्केट से कैसे निकल जाऊं। और आप मनी मार्केट भी देख रही हैं, 20 बेसिस पॉइंट अब तक ईयर स्टार्ट से कम हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट में। तो 20 बेसिस पॉइंट सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है। तो ये सारी चीजें देखते हुए लोग कॉशियसली बेच रहे हैं, इसलिए कोई पैनिक नहीं आ रहा मार्केट में। सही। और जो है अभी आगे क्या लग रहा है सर, कि मार्केट में इस वक्त क्या लग रहा है? अगर जाहिर है वॉर जिस तरीके से अभी स्टार्ट हुई है, ये रुकने वाली तो है नहीं। ऑयल प्राइस भी फ्लक्चुएट करेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या लग रहा है? और फिर जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लेशन के नंबर भी जो है वो भी एक बनेगा। तो इस वक्त और अभी आने वाले टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इस दफा कट डाउन हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है, अब कट डाउन होगा? अब ये जो सिनेरियो इतना ऑन ऑफ सडन चेंज हुआ है। लेकिन कट डाउन हो सकता है ना हो, ये बात तो पॉसिबल हाँ। है। क्योंकि सही। देखिए 9% इन्फ्लेशन इस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 10 पे चली जाएगी, तो ओवरऑल जो तकरीबन 10% इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इस वक्त रहेगी। तो हो सकता है कट डाउन अभी ना हो। हम्म। उसके अलावा लेकिन ये कुछ टाइम में और में शायद सितंबर में जो रिव्यू होगा तो फिर एक केस स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकता है। लेकिन ये $80 ऑयल हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है पाकिस्तान के ओके। लिए। तो $80 ऑयल बड़ा नॉर्मल सी बात है, और काफी अरसे तक रहा है, रहता है। हम्म। और सही है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि बहुत $72 $73 ब्रेंट आ गया था। तो हम्म। बड़ी एक्सपेक्टेशन बन गई थी, लेकिन $80 हमारे लिए बुरा नहीं है। 75 से ऊपर जाता है ना तो रिस्क शुरू होता है, हम्म। मतलब स्टार्ट होता है रिस्क, अभी तो रिस्क स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम्म। लेकिन सर पेट्रोल तो महंगा हो गया। वो तो 80 तो जो है वो तो 80 से पहले ही नो। हमारे यहाँ तो पेट्रोल महंगा हो गया। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए खतरे वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बस हल्की सी जंग छिड़ी, एक दो शायद डॉलर वो बढ़ा है और एकदम से जो है पेट्रोल बढ़ गया। आपने देखा था सर्वाइवल के मसाइल आना शुरू हो गए थे इन कंपनीज को, ये जो पीएसओ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को। हाँ। और ये जो इतनी तेजी से कट किया है, तो इनके पास जाहिर है पीएसओ, गवर्नमेंट देखें किसी को अपने पास से पैसे नहीं दे सकती, हाँ। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है देने को। तो अगर पीएसओ डूब जाए और गवर्नमेंट नहीं बचा सके तो फिर क्या होगा। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर काम करना है गवर्नमेंट को भी। सही इतनी सही। तेजी से कट्स देना, वो उनके लिए इन्वेंट्री लॉसेस का बहुत बड़ा बाइस बन रहा था। और आपने नंबर्स खुद देखे थे, जिस तरह के नंबर्स अखबार में रिपोर्ट हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उससे फिर ब्रेक ली थोड़ी सी, और शायद आईएमएफ का भी प्रेशर हो कि भाई अपने कॉर्पोरेट्स को इतना परेशान ना करो कि यहाँ डिफॉल्ट शुरू हो जाए। तो बहरहाल वो नहीं हुआ फिर, और गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रिवर्स भी किया है इसको। मेरे ख्याल से ये $10-15 ऊपर नीचे, $10-15 ऊपर नीचे होना ये अब रूटीन ही होती है। ठीक है, हम्म। 20 मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम जब $80 पे थे तो हमारी पाकिस्तान में जो प्राइस होती थी वो तकरीबन 280-290 रुपीज होती थी। सही। उससे शायद हम $15 ऊपर बैठे हुए हैं। तो हम्म। गवर्नमेंट 15 या 20 रुपए ज्यादा चार्ज कर रही है। और शायद ये इन्हीं के प्रेशर से हो रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के प्रेशर से। तो लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं है, अगर इस पे हम प्राइस कैलकुलेट करें तो शायद $290 के आसपास ही आती है। तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। 310 में हो सकता है वॉर रिस्क प्रीमियम अभी इतना कवर नहीं हुआ है, तो इम्पोर्ट कॉस्ट हो ही ज्यादा। तो
उसको कवर करने के लिए 15-20 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। हम्म। तो बस ये मेरे ख्याल से ये सिचुएशन लगती है मुझे। सही। और यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। हम उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जी सोहेल साहब, अपना सवाल कीजिए। सलामकुम सर, सलामकुम मैडम। जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर हाँ। जी 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 सर, एक तो आज सिलेक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर लॉस बुक कर लिया, वो 33 पे ही सेल ऑफ कर दिया। मैंने कहा क्योंकि इसकी कोई न्यूज़ अच्छी नहीं थी। बहरहाल सर, दो चीज़ें स्क्रिप्ट के बारे में पूछना था। बाइफो 126 पे चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा बता दीजिए, इस लेवल पे इसको लेना चाहिए। और सेकंडली सर, टैली कार्ड का बता दीजिएगा कि ये अगर जिस रेट पे चल रहा है, 9 रुपये 5 पैसे पे, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस सिनेरियो को देखते हुए। बाइफो आपने पहला कहा ना? जी। जी जी। सही है। देखिए बाइफो तो अच्छा शेयर है। आप अगर इसमें लो फ्लोट होने की वजह से प्राइस को बहुत ज्यादा लोग कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्ट्रेटेजिकली रखते हैं अपने पास, क्योंकि फिर जाहिर है जहां जहां कंस्ट्रक्शन की बात आती है वहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो अच्छा शेयर है। प्राइस आपको ग्राफ्स के हिसाब से देखना पड़ेगा, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखनी पड़ेगी कहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरी लेटेस्ट स्टडी नहीं है इस पे। इसी तरह टेलीकार्ड को हम कवर नहीं करते। थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। जी फैसल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है पीपीएल के बारे में। मेरी उसकी बाइंग 46 पे थी, तो ठीक अभी है। डाउन आया हुआ है। एक तो मैंने पूछना था इसको मैं कहाँ तक अगर एवरेज करने करूँ, और मज़ीद अभी ऐड भी करना था, तो किस प्राइस तक अभी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था सर, इसमें जो रिपोर्ट आती है लेवरेज की जो रिपोर्ट होती है, उसमें अक्सर कुछ स्टॉक्स टॉप पे होते हैं, जैसे आज की नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब था। तो इसको हम किस सूरत में देख सकते हैं, लोग इसके ऊपर पोजीशन लेते हैं फ्यूचर अपना बाद में, ताकि प्राइसेस इसकी बढ़ जाएंगे इसीलिए लगाते हैं, या किसी इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए काइंडली। शुक्रिया। अच्छा, पहला आपका सवाल, सॉरी मैं मिस कर गया। पहला सवाल मुझे जी पहला रिकॉल सवाल है करा दें। पीपीएल के बारे में जी। पीपीएल फोर्टी के सिक्स बारे में, सही। के ऊपर मेरी ठीक। बाइंग थी, मैं सोच रहा था कि इसको मजीद ऐड करना है, तो किस प्राइस पे मजीद इसको ले सकता हूँ। जी। जी। अच्छा, दोनों सवाल जहाँ पे छोड़े थे, देखिए पीपीएल का तो यही सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये है, यहीं से इसको रिबाउंड होना चाहिए। और बाकी दूसरे एक दो और सवाल थे, वो क्या थे? सर वो लेवरेज के बारे में था। जो लेवरेज रिपोर्ट होती है उसके अंदर टॉप के ऊपर मैंने एक दो के बारे में पूछा था, इसका क्या मीनिंग समझना चाहिए। दो। जैसे नेशनल बैंक और बीओपी टॉप पोजीशन में थे, सही तो है। इसको किस तरह से हम मतलब इनका ले सकते सही है। देखें, लेवरेज में जैसे आप देखते होंगे कि टीआरजी अब ज्यादातर नंबर 2 पे होता है फ्यूचर्स की पोजीशन में। और हैं। एग्जैक्टली। तो ये जिस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं, तो जनरली आपको ये नहीं पता चलता कि टीआरजी क्यों नंबर 2 पे, उसकी प्राइस तो नहीं बढ़ती है तो क्यों कैरी कर रहा होता है हर कोई। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अदर देन नॉर्मल प्राइस इंक्रीज। किसी का लेवरेज पे रखने की और कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, तो इसको रीड करना इतना सिंपल नहीं होता। तो मेरे अपना व्यू ये है कि जो लेवरेज, जब ओवरऑल लेवरेज आपका इंक्रीज हो रहा होता है ना, तो उस वक्त सब सारे जो हमारा रोल ओवर वीक से पहले वो आइटम हमारा वीक हो जाते हैं। तो वेनेसडे जैसे आएगा ना अभी, तो जो लेवरेज में हाई होगा उसका रोल ओवर के टाइम पे उसका प्राइस में फॉल आता है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब मैंने एक दफा ये टेस्ट किया था कि हम लोग अगर टॉप 10 लेवरेज आइटम्स को सेल कर दें बिफोर द रोल ओवर वीक, तो ओके। क्या रोल ओवर वीक में वो सस्ते मिल जाते हैं? तो मैंने ज्यादातर ये देखा है कि वो मिल जाते हैं। तो जब
कोई ऐसी सिचुएशन ना भी हो तो टॉप 10 लेवरेज आइटम्स रोल ओवर वीक में रिस्की होते हैं। ऑल राइट, थैंक यू जी सर। बहुत ठीक है। शुक्रिया जी। समझिए, अपना सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। सर मुझे पीआईबीटीएल के बारे में पूछना था और ठट्टा सीमेंट के बारे में। पीआईबीटीएल मेरे पास लॉस में है 18.74 पर। तो वो आया तो था, लेकिन मैं प्रॉफिट टेकिंग चाह रही थी, तो इससे मैंने उसे सेल नहीं किया। तो आप उसके बारे में कुछ गाइड कर दें कि अगर प्राइस पर आ जाए तो उसे सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए बेटर प्राइस के लिए। देखिए, ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना जिसमें फ्यूचर का प्रॉमिस होता है, मतलब देखें, एक बात है कि आगे जाके इसके हालात चेंज हो जाएंगे, वो वाले स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप हमेशा न्यूज पे ही चल रहा होता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। पीआईबीटीएल में अभी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी की जरूरत हो। इसका फॉरेन लोन का मसला होता है जो रिवैल्यूएशन की वजह से मसले उसको उसमें जाहिर है, हमारी जब डिवैल्यूएशन होती है रुपी की तो पीआईबीटीएल के फॉरेन लोन पे प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो पीआईबीटीएल पे इमीडिएट कोई रिस्क नहीं है। ये एक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है जो इसका इसके साथ हो रहा है। जब तक इसकी प्रॉफिट्स जो स्टोरी है वो रियल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी, ये वॉलेटाइल तो रहेगा। तो आप लें बेचें, लें ऊपर बेचें, और मेरे ख्याल से ट्रेड करना चाहिए इसमें, बजाय इसके कि आप होल्ड करके बैठें, क्योंकि टाइम अभी काफी है इसमें। 2 इयर्स के बाद मेरे ख्याल से एक इसमें जेन्युइन जो है वो प्रॉफिट सपोर्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कम वॉलेटाइल हो जाएगा। दूसरा आपका स्टॉक कौन सा था? ठट्टा सीमेंट। टाटा सीमेंट में रहे आपके सामने है, सीमेंट सेक्टर ओवरऑल ही थोड़ा सा हुआ है डाउन। फिर टाटा सीमेंट की जो एक्विजिशन थी पीएसईएल की, डाउन तो नहीं है सीमेंट सेक्टर, मतलब रैली में थोड़ा रुका हुआ है। अच्छा है माशाल्लाह, हाई चला तो अच्छा है सीमेंट सेक्टर। तो लेकिन टाटा सीमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका जो बस वो जो पीसी होटल वाली जो एक्विजिशन थी पीएसईएल वाली, वो उसकी पड़ गई थी प्रॉब्लम में और केसेस के अंदर चली गई थी। आपको याद होगा कि उसने पीसी के होट शेयर्स जो है पीएसईएल जो कंपनी है वो खरीदे थे। मतलब वो लोन उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने लिया था पीएसईएल से, और वो लोन पे ऑफ नहीं कर सके थे। पीएसईएल जो हमारी मैनेजमेंट है, जो पीसी की मैनेजमेंट है, तो फिर टाटा सीमेंट ने वो शेयर्स खरीद लिए थे। वो फिर भड्डे में पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये जब तक वहां से कोई न्यूज नहीं आएगी जब तक इसका चलना मुश्किल है। तो सर इस पे करंट रेट पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं? लेकिन मेरा ये व्यू होता है कि जब कोई स्टॉक फड्डे में हो ना, कोर्ट इश्यूज में हो, तो वो फिर उस कब चलेगा ये नहीं पता होता। तो ऐसे स्टॉक्स को आमतौर पे लोग नहीं देख रहे होते। सही, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। जी। नासिर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे एक तो निशात चूनिया और निशात पावर का पता करना है कि मैं उनको मुसलसल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी में ना अकोमोलेट करता जा रहा हूँ, मगर वो तो बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं मुसलसल। एक दूसरा, रिफाइनरी का मैं तकरीबन कोई 75 या 80% जो अपना स्टॉक था ना उसको मैं लिक्विडेट कर चुका हूँ। तो अब क्या इसमें मजीद रैली की गुंजाइश बाकी है या मैं इसकी तरफ से मुंह मोड़ लूँ रिफाइनरी की? रिफाइनरीज में मैंने एक प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, वन ऑफ द फ्यू जो न्यूज हैं या जो अगर हम कहें स्टोरीज जिसको इस साल में फॉलो करना चाहिए, वो एनर्जी है। और उसका रीजंस डायरेक्ट आपका निकलता है इसके साथ, हमारी वॉर के साथ। तो जो वॉर से आप कोई ना कोई, और अब देखें कुछ दिन ही गुजरे हैं और हमारे पास रिफाइनरी पॉलिसी की खबरें आना शुरू हो गई। तो जब खबरें आ रही होती हैं और जब तक वो कन्वर्ट नहीं होती न्यूज में, तब तक रैली रहती है। तो अभी जब तक ये रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, और जब तक ये रैली चल सकती है। जब वंस ये चीजें फाइनल हो जाएंगी, रिफाइनरी पॉलिसी आ जाएगी, फिर शायद जाके रैली रुके। मेरा ख्याल है कि अभी
चलना चाहिए इस रैली को जो चल रही है। हम्म। और एनसीपीएल और इनका निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर के बारे में जरूर बता देंगे। देखिए दोनों बहुत, मेरे ख्याल से अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो बिल्कुल वो उस पे आए हुए हैं कि इस पे कोई अभी इमीडिएट रिलीफ नजर नहीं आ रहा टेक्निकल चार्ट्स पे। देखिए दोनों स्टोरी स्टॉक्स हैं, दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से है। वो जैसे मैंने आपको कहा, फ्यूचर के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी होती रहती है, यानी कि जब इसका बिजनेस आएगा, जब प्रॉफिटेबिलिटी बुक्स में आएगी तो ये स्टेबल होगा। जब तक ये ऊपर आप नीचे लें ऊपर बेचें वो वाला काम चलता रहे। लेकिन इस तरह एवरेजेस, एक और थ्योरी होती है उसको कहते हैं फॉलिंग नाइफ। तो कोई भी गिरती हुई छुरी के नीचे नहीं आना चाहता। तो ये जो गिरती हुई छुरी टाइप का इसका जो इस वक्त शक्ल बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, बजाय हर प्राइस पे एवरेज करें। ये देखें कि कब वो जो आपकी प्राइस है वो कुछ एवरेजेस को टर्न करना शुरू करे, यानी कि एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए। कुछ आपको उम्मीद तो नजर आए तो आप एवरेज करें वहां पे। जहां तक उम्मीद नहीं नजर आ रही, ब्लाइंडली एवरेज ना करें। सही। बहुत शुक्रिया जी। राना मुजम्मिल, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है आइटम्स पर, अभी रिसेंट इसकी न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है कि वो 100 पे कुछ 10 शेयर जो है बोनस के तौर पे दे रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आइटम्स पर? तो इसका मैंने 45 पे ये बाय किया था, तो अभी 41 चल रही है, तो इसके ऊपर जाने के चांस हैं। और दूसरा ये कि इसमें अगर नीचे ज़्यादा जाए तो हम एवरेज कहाँ पर करें इसकी? अच्छा देखिए, आइटम्स के साथ वही मसला है जो अभी हम बात करें। देखो आप थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट समझे, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई जो है वो न्यूज आ जाती है ना, तो वो फिर किसी काम का नहीं होता। स्टॉक स्टॉक काम का है सिर्फ न्यूज आने से पहले पहले। तो ये वाले जो स्टॉक जिन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाना है, ये वाले स्टॉक्स क्योंकि इसी पे चल रहे होते हैं कि यार ये खबर आ जाएगी, और जब वो आ जाती है तो फिर वो उसमें वो कोई न्यूज नहीं बचती चलाने के लिए। तो अभी आइटम्स के साथ इसी तरह हुआ है। और जो आपने कहा बोनस वाली बात, मेरे ख्याल से तो वो काफी आ, गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन है। देखिए कोई कंपनी कितना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो गया है कि वो इतना बड़ा बोनस दे दे। उन्होंने सिर्फ ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया है। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब है फ्यूचर में कभी प्रॉफिट होगा तो बोनस देंगे ना। अभी प्रॉफिट भी तो होना चाहिए बोनस देने के लिए। तो ये इंटरप्रिटेशन इसकी सही नहीं है। तो ये वाले स्टॉक्स में खासकर ये जरूर देखें, स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट रखें, क्योंकि ये इनमें कोई स्टोरी तो है नहीं कुछ, मतलब स्टोरी पे चल रहा है, वो न्यूज आ चुकी। जब न्यूज आ चुकी तो नई स्टोरी चाहिए अब चलने के लिए। तो देखें नई स्टोरी क्या बनती है, कब बनती है, तभी चलेगा वो। ठीक है, शुक्रिया सर। बहुत जी। शुक्रिया। और सर अब मुझे ये बताएं कि कल मार्केट कैसी लग रही है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या सजेस्ट करेंगे, जो है क्या टॉपिक्स होंगी आपकी। देखिए स्ट्रेटेजी हमने जून वाले प्रोग्राम में बड़ी क्लियरली डिस्कस की थी, जिसमें हम्म। हमने, अगर कोई निकाल के देख ले, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, हमने क्लियरली इस साल की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि क्या होना चाहिए। हम्म। अच्छा मार्केट में मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि एक सरप्राइज आएगा, और सरप्राइज है 9% इन्फ्लेशन का नंबर। जो सरप्राइज नहीं है आम लोगों के लिए, आम मतलब हम लोग के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है, हाँ। लेकिन शायद उस पर रैली चले। तो मार्केट में इस वक्त एक ब्लाइंड सेलिंग आना बहुत मुश्किल है। चाहे वॉर में $85 को जरूर वॉच करें, ऑयल को, ब्रेंट 85 से ऊपर जाए तो रिस्की बहुत हो जाता है। तो $85 को क्रॉस वॉच करें, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस मैनेज करें। आपको एग्जिट मिलेगा अगर 85 ऊपर भी हो जाता है, तो भी कोई पैनिक इस वक्त फौरन नजर नहीं आता हमारी मार्केट में। तो अपेरेंटली अगर प्रॉब्लम आती है, एक बात और दिमाग में रखें कि देखें एक नेचुरल रेजिस्टेंस है 190 के लेवल पे। हम्म। तो कोई भी चीज इतनी डिप्रेसिंग नहीं हुई हुई है अभी भी, क्योंकि सही। 190 पे एक, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, 190 पे एक आना था प्रेशर। और वो क्योंकि एक स्टेशन बनाना है मार्केट को अपना नया, हाँ। जो नीचे पहले बहुत 145 के लेवल पर बना हुआ था, अब देखें कहाँ बनता है, 172 पे बनता है, 175 पे बनता है, कहीं एक स्टेशन बनना है। हम्म। वहां से फिर मार्केट ने नेक्स्ट मूव करना है।
तो वो स्टेशन यहाँ कहीं बनना चाहिए 172 से 189 के दरमियान ही कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बननी चाहिए जहां से फिर नया सफर शुरू होना चाहिए। तो ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, सही टेस्ट किया और फिर रुकी रुकी है। सही बिल्कुल। और सर क्या कोई टॉपिक्स वगैरह कोई सजेस्ट करेंगे, या वही ब्लू चिप्स में जो है पोजीशन रखनी चाहिए? टॉपिक्स तो देखें, स्टोरी वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी। और उसमें रिफाइनरीज चल गई, रिफाइनरीज में हाँ खबर आने से पहले पहले जब तक रिफाइनरी पॉलिसी नहीं फाइनल होती, हो सकता है कुछ और जान हो। और सही है। इसके अलावा पीएसओ नहीं चलेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ये भी चल जाएगा। तो हम्म। उसके अलावा जैसे पीपीएल की बात थी, ओजीडीसी की बात थी, इनमें कोई इस वक्त कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। और ये रिसीविंग साइड पे सर्कुलर डेट के उसमें जो हमारा मसला हल होगा जो उसमें रिसीविंग साइड पे ही है। सीमेंट्स में एक्सपोजर जरूर होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हम लोग जब 9% इन्फ्लेशन देखेंगे तो फिर सीमेंट्स में जान आएगी। तो मेरे ख्याल से ऑटोज चल रहे हैं और एक अच्छी रैली दे रहे हैं, लेकिन ऑटोज शायद जीएचएनआई वगैरह हाई हो चुके हैं काफी। तो मेरे ख्याल से अब उसमें बहुत जान नहीं बची है, कम से कम इस रैली में बहुत जान नहीं बची जीएचएनआई जीएल में। किसी ने साजगार का भी सवाल किया था कि क्या उसको किस रेट पे बाय करना चाहिए, कोई मैसेज भी आया हुआ था। ताजगार अच्छा शेयर है, लिया जा सकता है उसको। अब वही बात है कि कोई इसने मेजर कोई मसला अभी तक एवरेजेस में क्रिएट नहीं किया है, सही। जिसकी वजह से मैं कहूँगी फॉलिंग नाइफ बन गया है। तो जब तक फॉलिंग नाइफ ना बने, कोई गिरती हुई छुरी ना बने, कोई स्टॉक जब तक लिया हाँ, जा सकता है। और साजगार जैसा शेयर बनेगा भी नहीं, क्योंकि अच्छा। प्रॉब्लम बात ये है कि साजगार की अर्निंग है। अर्निंग है, सही सही सही, ठीक। बहुत शुक्रिया सर, फैसल सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अनाज़ जी यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।